एआई सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो एक नेगेटिविटी आती है अचानक से कि खत्म ही हो रहा है भाई साहब, मैं क्यों करूंगा इस चीज़, क्यों सीख रहा हूँ। इस मिथ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एआई आपको सिर्फ हेल्प करेगा। तो अगले 5 सालों के अंदर आप देखेंगे कि जॉब्स बहुत तेजी से रैपिडली चेंज होने वाली हैं और जो जॉब्स आप जानते हैं शायद वो जॉब्स रहे भी ना उस टाइम पे। अब चीज़ें बदल रही हैं, अब बहुत स्पीड अप हो रहा है। जो काम हम शायद 1 महीने में करते थे वो शायद 2 से 3 घंटे में भी हो जाएगा। जब तक आप लाइव प्रोजेक्ट्स में काम नहीं करेंगे तब तक आपके पास स्किल सेट डेवलप नहीं हो पाएगा। आज के टाइम में जो एक सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल बनने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफ़ी है, या जो अपन ने बात की कि प्रॉम डिग्री उसके लिए ज़रूरी है, या स्किल्स मैटर करती हैं? क्योंकि अगर आप कंपटीशन नहीं होगा ना तो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। फिर आपको एक अधिकार हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार जो भी करना है मुझे ही करना है, बाकी का तो कोई मतलब नहीं पड़ता। चीज़ मानी जाती है कि आईटी वाले पर्सन की सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। हाँ, ये बात तो सही है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। अगर सर आप ऐसा कोई टूल है जिसका आप दिन के अंदर एक बार तो यूज़ करते हैं? अब तो वो ChatGPT है। वेलकम वीरेंद्र सर। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे मतलब आपने जो शुरुआत की थी उस बैकग्राउंड के बारे में अपन एक बार थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम आपने शुरुआत कैसे की, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड था और अभी तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा? या 2002 में हमने बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद हायर नेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटिंग और फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस MCA किया हुआ है और फिर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम शुरू किया था इन डेल्फी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा डेल्फी के बारे में, जो कि ये यूरोप में ही चलती है ज़्यादा करके लैंग्वेज। यहाँ पर जावा, C# वगैरह ज़्यादा फेमस लैंग्वेजेस हैं। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम शुरू किया था। उसके बाद एज ए कंसल्टेंट हमने तब तक वर्क किया और बाद में फिर खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। इस बीच 2 फाउंडेशंस हमने तैयार की, ऑनलाइन फोटोफेयर एंड विक्रिप्ट सिस्टम्स, जो कि डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज़ की जाती है, जहां यूज़र अपना डेटा प्रोटेक्ट कर सकता है और उसको अपलोड करके शेयर कर सकता है विद द लाइसेंसिंग सिस्टम, जिससे कोई भी आके उस डेटा को वॉच कर सके और उसको परचेज कर सके, और वो लाइसेंसिंग के साथ ही चलता है। जब आपने शुरुआत की थी तो आईटी के अंदर कितना कंपटीशन था और उसमें आप आज के टाइम में कितना बदलाव देखते हैं? आज तो काफ़ी चेंज आ गया है। पहले तो क्या था कि जब हम डेवलपमेंट के लिए जाया करते थे एज ए इंटरव्यू देने के लिए, तो 2-4 लोग हुआ करते थे उस टाइम तो, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट्स की कमी थी और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको जॉब आराम से मिल जाता था। लेकिन अब वक्त चेंज हो गया है, अब जॉब्स कम हो गई हैं और जो जॉब सीकर्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो अब एक काफ़ी बड़ा मेजर चेंजेस है। लास्ट के 2 साल में तो काफ़ी बड़ा चेंज आ गया है। अगर मैं बात करूं कि आज कोडिंग फील्ड है ना इतनी बड़ी हो गई है और उसमें बहुत सारे नए रोल्स भी जुड़े हुए हैं, तो अभी जो नए करियर बनाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से जॉब रोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, ये 90-80s में अगर हम देखें कि पहले आपके पास एक कोर स्किल सेट हुआ करता था। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपने BCom किया है या MCom किया हुआ है तो आपको अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए थी। 90s आते आते क्या हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें शिफ्ट होना शुरू हो गई कि आपको अकाउंटिंग के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। लेकिन जैसे ही 93-4 का टाइम आया अर्ली इन द 90s के अंदर, तो फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स आने लगे अकाउंटिंग के लिए। तो उन्होंने डिमांड की कि आपको कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए, साथ में आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए जो आपको अकाउंटिंग में हेल्प कर सके। अब जो लास्ट 23 में जो हुआ है, जब ChatGPT रिलीज़ हुआ, 3rd वर्जन जो था उसका, उसने सब कुछ चेंज कर दिया। उसने कोडिंग को भी चेंज कर दिया, उसने कंटेंट राइटिंग से लेके हर एक फील्ड में इम्पैक्ट लाया है। तो अगले 5 सालों के अंदर आप देखेंगे कि जॉब्स बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंज होने वाली हैं और जो जॉब्स आप जानते हैं शायद वो जॉब्स रहे भी ना उस टाइम पे। मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि उनको कौन सी कोर्स करना चाहिए या किस के अंदर करियर बनाना चाहिए, या उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आजकल चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो क्या वो कोर्सेज हैं या जो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए? फ्यूचर है कि अगले 3-4-5 साल के लिए तो सिक्योर है, एटलीस्ट एक स्टूडेंट करियर बनाना चाहे तो कौन सी वो स्किल्स हैं जो इम्प्रूव कर सकता है? देखिए, कोर स्किल्स तो सेम रहेंगी। जैसे कि आपको जो भी आता है, वेब डेवलपमेंट में हो, चाहे डेटा साइंस में हो, चाहे आप कंप्यूटर के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग है या किसी भी चीज़ को आप जो कर रहे हो वो तो आपको आना ही चाहिए। लेकिन साथ में एक AI को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको एफिशिएंटली वर्क करना है, ऑप्टिमाइज तरीके से काम करना है, ठीक है, विद इन टाइम पीरियड करना है, बेस्ट रिजल्ट्स देने हैं।
सब कुछ ऑन टाइम होना चाहिए। तो बगैर एआई के अब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और आप उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। तो जो आपका रिज्यूमे बनेगा उसके अंदर एक कॉलम जरूर रहेगा, वो है एआई बेस्ड, कि आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। जब भी आप रिज्यूम प्रिपेयर करें तो आप देखें कि आपको ये स्किल्स आती हैं, ठीक है, ओके, आपको ये एप्लीकेशन चलानी आती है, ये भी ओके है, चाहे कोडिंग से रिलेटेड हो। लेकिन एक तीसरा कॉलम होना नेसेसरी है जिसमें लिखा हो कि आपको एआई के अंदर क्या क्या चीज़ें आप सीख चुके हो, जिससे कि आप जो काम करने जा रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, वो उस काम को आप एफिशिएंट तरीके से कर पाएंगे। अगर आपने रिज्यूम में ये लिखा हुआ है तो कंपनी आपको हायर कर लेगी फिर तो। लेकिन अगर आपका वो कॉलम खाली है तो फिर आपको जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। मैंने अभी मेरे दोस्त से बात हो रही थी तो उसने बोला कि भाई जो 8-10 साल लगते थे पहले कोड करने के अंदर, वो आज 2 घंटे के अंदर एआई करके दे रहा है। तो कितना ज़्यादा फास्ट आज के टाइम में चीज़ें हो गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो आप सबको एआई के साथ में चलना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। जैसे 2023 से पहले हम लोग कोड कैसे किया करते थे, या हम 2010-11 में कोडिंग किस तरह से होती थी कि आपके पास टास्क आया, आपको फंक्शन लिखना है, आपने सिंटेक्स लिखे, कंपाइलेशन किया, कंपाइलेशन ने सिंटेक्स एरर दिया, आपने सिंटेक्स को ठीक किया, फिर आपने बिजनेस लॉजिक को चेक किया। बिजनेस लॉजिक को चेक करने का एक सिंपल तरीका था कि आप डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ फंक्शंस को चेक करेंगे और फिर जहाँ जहाँ आपको रिजल्ट्स गलत मिलेंगे वहाँ पे आप बिजनेस कोड को चेंज करके उसको ठीक कर लेंगे। पहले कोडिंग ऐसे ही हुआ करती थी। उसके बाद जब इंटरनेट तेज़ी से बढ़ा तो आपको बने बनाए कोड्स मिलने लगे, जिससे कि आपको पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो आपको इम्प्लीमेंट किया हुआ किसी न किसी वेबसाइट पे मिल जाएगा और वो एक वेरीफाइड और चेकड होगा। 2023 आते आते ये चीज़ें बिल्कुल ही बदल गई। अब तो सिंपल ये है कि आपको एक प्रॉम्प्ट देना है और वो कोड आपको लिख के दे देगा। एआई जो है, चाहे ChatGPT हो, चाहे ब्लैक बॉक्स हो, या फिर MI उस मीटा का जो टूल है LLM करके वो भी है, ठीक है, जेमिनी है उसका गूगल का। तो अब चीज़ें बदल रही हैं, अब बहुत स्पीड अप हो रहा है। जो काम हम शायद 1 महीने में करते थे वो शायद 2 से 3 घंटे में भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब कंपनी जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे तो वो देखेंगे कि यार मुझे 10 लोगों में से सिर्फ 1 पर्सन चाहिए। अब वो एक आदमी चाहिए तो वो यही बेस्ड पर्सन होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसका मतलब कि जॉब्स धीरे धीरे रिड्यूस होंगी, लेकिन नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। जैसे आपने शायद 2002-03 में देखा होगा कि मोबाइल आने से पहले STD बूथ बहुत सारे हुआ करते थे। फिर जब मोबाइल आया तो STDs का काम ख़त्म हो गया, और लेकिन मोबाइल शॉप्स आ गई जिसमें ज़्यादा काम होने लगा। इसका मतलब है कि एक ट्रांजिशन फेस आएगा। 5 साल के बाद हम देख पाएंगे कि अगर AI इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद नई जॉब्स कैसी होंगी। अभी तो सब धुंधला सा दिख रहा है कि शायद 90% जॉब्स बचे ही ना। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि जो कॉलिंग की जॉब्स हैं वो ख़त्म हो गई। मतलब वो आप उसमें ट्राई ना करें तो बेटर है, क्योंकि कॉलर्स का काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, मार्केटिंग में भी इम्पैक्ट आने वाला है, लेकिन कंटेंट राइटिंग वो इसको बिल्कुल ख़त्म हो गया। पहले कंटेंट राइटिंग हुआ करता था, अचानक ही वो 6-7 महीने में वो लोग पता भी नहीं चला उनको कि वो कब चले गए। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो आप AI के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपको कोर नॉलेज प्लस AI होना ज़रूरी है। एक टाइम था वीरेंद्र जी, जब कंप्यूटर आए थे। कंप्यूटर आने के बाद में लोग देखे कि भैया जॉब छिन जाएगी, जॉब छिन जाएगी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल तरीके से काम करना जानते थे, रजिस्टर के अंदर काम करते थे, अकाउंट्स का सारा उसमें था, तो उनकी जगह कंप्यूटर ने ले ली। कुछ नहीं हुआ, लोग क्या हुआ है उस ट्रांजिशन फेज से निकल के कंप्यूटर के अंदर जॉब्स क्रिएट होने लगी। थोड़े दिन बाद में रोबोट आए। रोबोट आने के बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा उसका यूज़ हुआ कि भाई साहब ये तो सब कुछ खा जाएगा। धीरे धीरे वो चीज़ वैसे ही चल रही है, लोगों ने अपनी रिप्लेसमेंट चेंज कर लिया, लोगों ने उसको एक टूल की तरह काम में लिया। आप इस AI सब कुछ खा जाएगा, इस मिथ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों की AI सब कुछ खत्म हो जाएगा तो एक नेगेटिविटी आती है अचानक से कि ख़त्म ही हो रहा है, भाई साहब मैं क्यों करूँगा इस चीज़, क्यों सीख रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोड भी कर रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कोड कहाँ पर पेस्ट होगा और कहाँ उसको कंपाइलिंग एक प्रोसेस है वो कैसे करनी है कंप्लीट। तो मैंने कोड तो जनरेट कर दिया, मेरा काम भी फास्ट हो गया, मुझे कोड लिखना नहीं पड़ा, पर मुझे उसको एक जगह तो करना पड़ेगा, उसको डिप्लॉय भी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, वो काम AI नहीं कर पाएगा। तो इस मिथ को आप कैसे क्लियर करेंगे सर? देखिए, जब आप कोई भी काम करेंगे तो कोर नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, ये तो एसेंशियल है। ये आप समझ लीजिए कि इसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
एआई आपको सिर्फ हेल्प करेगा। एआई आपको जॉब्स में मतलब हायरिंग के टाइम पे अगर आपको एआई आता है तो वो आपको प्रेफरेंसेस भी देगा, लेकिन सचमुच इस वक्त एक दीवार है जिसके पार हम देख नहीं पा रहे कि भाई 5 साल के बाद हमें जॉब्स कैसे दिखाई देंगी। एक एग्जांपल मुझे अच्छा लगा कि पहले बैलगाड़ी से चलते थे लोग, फिर बस आ गई कि भाई साहब बैलगाड़ी वालों की जॉब खत्म हो गई। बस के बाद में एरोप्लेन वगैरह चलने लगी, तो भैया ये तो एक दूसरे से दूसरे देश में ट्रेवल हो रहा है। पहले डाक, इसी टाइप का एक एग्जांपल है जिसमें पहले डाकघर से चिट्ठी आती थी, अब उनकी जगह तो मेल ने ले ली। SMS में कोई भी सामान भेजते थे, मुझे याद है कि कार्गो करवाने में एक महीना 2 महीने आपके पास में पहुंचने में लग जाता था, पर आज तो 3rd या 4th डेज के अंदर आपको डिलीवरी हो जाती है घर पर। वो भी पहले था कि एक डिपो बना हुआ था सिक्कर का, तो उस सिक्कर के डिपो से आपको लेके आना पड़ता था सामान, आज आपके घर पर पहुंचा रहे हैं। तो नो डाउट चीज़ें फास्ट हुई हैं, कुछ चेंजमेंट भी आई है, और उनकी जॉब वही है, काम वो दूसरे करने लग गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस एआई के अंदर भी ऐसे रिप्लेसमेंट या ऐसी चीज़ें जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। बिल्कुल। और प्रॉम्प्ट तो मुझे लग रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नॉलेज तो हर किसी को होना चाहिए, तो उसके बारे में भी कितना ज़रूरी है कि वो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक कैंडिडेट किस तरीके से हो सकता है या एआई के साथ में कैसे चल सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आप एआई का इस्तेमाल करेंगे। अब आप एआई से कम्युनिकेट करेंगे तो एआई से कम्युनिकेट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप एक सिंपल सी क्वेरी डाल दीजिए जैसे एक नॉर्मल पर्सन इंसर्ट करता है और आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टास्क करवाने के लिए हमें उससे कम्युनिकेशन जो है हमारा वो एफिशिएंट होना चाहिए एआई के साथ। तो उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट है कि आप किस तरह से टेक्निकली उनसे इंटरेक्ट कर सकें। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास रेज्यूम में होनी ही चाहिए, वो तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि उसके बगैर आप नहीं जानते कि एक नॉर्मल आदमी कम्युनिकेट कर रहा है, एक स्पेशलाइज आदमी कम्युनिकेट कर रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो आपको बताएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो आप लिख लीजिए कि रेज्यूम में वो डालना ही डालना होगा, उसके बगैर तो फिर शायद आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के टाइम में जो एक सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल बनने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफ़ी है, या जो अपन ने बात की कि प्रॉम्प्ट डिग्री उसके लिए ज़रूरी है, या स्किल्स मैटर करती हैं, या उसका पोर्टफोलियो मैटर करता है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसके लिए ज़्यादा मैटर करती है? देखो, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो डिग्री से बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा वो तो उनके पास एक क्राइटेरिया है कि इतने % मार्क्स होने चाहिए 10-12 के अंदर, ये आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए, तब आप हमारी कंपनी में आइए और काम करिए। लेकिन आप ये है कि आपके अंदर स्किल सेट है, आपको लगता है कि मेरे पास डिग्री क्वालिफिकेशन उतनी उस लेवल पे नहीं है और आप अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे बढ़िया टाइम अब आ चुका है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 2-3 पर्सन्स बहुत हैं किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, क्योंकि एआई आपके सपोर्ट में आ जाएगा। फिर अगर आप जॉब्स में जाएंगे तो एआई आपके अगेंस्ट में खड़ा है, क्योंकि वो आपको कंपटीशन दे रहा है, जॉब्स को कम कर रहा है। लेकिन खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो एआई आपके सपोर्ट में खड़ा है। तो ये आपको 2 तरह से देखना होगा कि एआई को सपोर्ट के साथ लेना है या उसके अगेंस्ट जाना है। एक चीज़ और निकल के आती है यहाँ पर, एक फ्रीलांसिंग, जो लोग आजकल बहुत सारे कोडर हैं जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, बाहर से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू उसके पास में काम आ जाता है, उसमें भी वो अच्छा खासा करियर बना सकता है, तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहें? हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए, आप 2 पर्सन हैं सपोज करिए, और आप एक ही चीज़ फेस कर रहे हैं कि आप कुछ अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं। उस केस में आप एआई के साथ अगर आप चीज़ें चलाते हैं आगे जाके, तो फिर आपको फ्रीलांसिंग का जो भी टास्क आपको मिलेगा उसका बहुत रैपिडली तेज़ी से उसे कर सकते हैं विद क्वालिटी के साथ। एआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर है फ्रीलांसर के लिए कि उसको हर काम को करने के लिए उसके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ज़्यादा एफिशिएंट वे में कर पाएगा वो। अभी मैं अगर ये देखूं कि Tier 2 सिटी और Tier 3 सिटी है, तो उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग उतना काम भी एआई से नहीं करवा पा रहे हैं, उनको एक क्लियरिटी नहीं है कि मैं करियर में क्या करूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज अगर मैं सिक्कर या सिक्कर के अलावा रूरल एरियाज़ की बात करूँ तो वो आज 10-20 साल पीछे हैं, क्योंकि एमएनसी यहाँ नहीं है कोई भी। अगर सिक्कर के आसपास देखो कोई भी एमएनसी कंपनी नहीं है। वो अगर जयपुर जाते हैं तो कुछ चीज़ें मैच कर पाते हैं, बट जो ऑलरेडी जयपुर के अंदर इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड इस टाइप का है, वो लोगों से तो अपन बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है वो एक आईटी के अंदर करियर बनाने के लिए?
देखिए मैंने एमएनसीज में 14 ईयर से ज़्यादा काम किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो दिखने में अच्छा लगता है, आपके पास सैलरीज बहुत अच्छी होती है, लेकिन शहर इतने ख़राब होते हैं कि आपको रहना मुश्किल हो जाता है। ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसका प्रेशर भी बहुत होता है काम करने का, क्योंकि बाहर के क्लाइंट्स होते हैं तो उन्हें जल्दी काम चाहिए, एफिशिएंट चाहिए। तो वो चीज़ें आपको दिखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो उतनी अच्छी है नहीं। इससे बेटर यही है कि आप छोटे शहर में हो तो इंटरनेट होने के बाद तो शायद आई थिंक ये लोकलाइजेशन का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको गूगल सर्च से लेके अब तो एआई भी है या यूट्यूब है, तो वहाँ से आप बहुत सारी स्किल्स को डेवलप भी कर सकते हो और साथ में सर्च भी कर सकते हो कि बेटर चीज़ें कौन सी हैं जो प्रैक्टिकली चल रही हैं इस टाइम पे। पहले ये नॉलेज होना बड़ा मुश्किल था पहले। फिर भी सर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास में, तो वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट इतना एक्सपोजर नहीं होने के कारण वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं या किसी के झांसे में आ जाते हैं, उनके 4-6 महीने ख़राब भी हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई रोड मैप आप बताना चाहें तो? देखिए एक सिंपल सी बात है, कुछ लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि यार हमें कोडिंग नहीं आती, कि मैथमेटिक्स चाहिए उसके लिए, तो हम क्या करते हैं, हम नेटवर्किंग का काम करना शुरू कर देते हैं, या हम लोग वीडियो एडिटिंग में चले जाते हैं, फोटोग्राफिंग में चले जाते हैं। फाइनली आप कहीं भी जाएंगे तो रीजनिंग मैथमेटिक्स के बगैर तो आपका काम होगा नहीं, अगर आप एक बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं। तो कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता। आपको लगता है कि 3 मंथ्स में कुछ हो जाएगा या 4 मंथ्स में कुछ हो जाएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी कोर स्किल्स को अच्छा करने के लिए। तो उस केस में जब भी आप कहीं ज्वाइन करें तो सबसे पहले ये देखें कि प्रैक्टिकली वहाँ कितना इम्पैक्ट आ रहा है चीज़ों का, क्या वो हमें अच्छा लर्न करवा पा रहे हैं, या उनके पास फैकल्टी है, या उनके पास नॉलेज है, कितना टाइम वो हमें प्रैक्टिकली देते हैं, क्या हमसे असाइनमेंट करवाते हैं, क्या टास्क करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गए इंस्टीट्यूट और आपने देखा कि भाई थोड़ा सा बताया, आप अपना 2-1 घंटे निकाल के वापस आ गए, तो फिर आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे जाके, आपको वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हो। आपको कोई बच्चे तो हो नहीं कि भाई आपको हर बार बताया जाएगा कि इसको अच्छी तरह से लर्न करो, आपको खुद को अपने हिसाब से करना है। अगर आपने आईटी में कुछ किया हुआ है तो थ्योरेटिकल चीज़ें आप पढ़ के आए हो, आपने एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए, आपको नॉलेज है, सेम चीज़ रिपीट करने से बेटर है कि आप एक लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करें, कि लाइव प्रोजेक्ट्स में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं उसी से आपका स्किल्स बाहर निकल के आएगा कि हाँ आपने सॉल्व किया हुआ है। डेमो एप्लीकेशंस बनाना अच्छी बात है, लेकिन लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम हमने जब ज्वाइन किया था तो हमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई जिसका नाम भी हमने सुना था, डेल्फी। तो हमसे कहा गया कि आपको कोड करना है। हमने देखा तो हमने कॉलेज में जो पढ़ा था वो कितनी लाइंस का कोड था, 100, 200, 500, 1000 लाइंस का कोड, वहाँ पर करीबन 1 लाख लाइंस पे प्लस चल रहा था। उसमें हमें बग्स ढूंढने थे, तो कंपाइलर्स भी उस टाइम इतने अच्छे नहीं होते थे, तो डिबगिंग करना काफ़ी मुश्किल काम था और हमें तो बिल्कुल नॉलेज भी नहीं थी। तो एकदम वो आपको छोड़ देते हैं कि शाम तक ये कर देना है। जब तक आप लाइव प्रोजेक्ट्स में काम नहीं करेंगे तब तक आपके पास स्किल सेट डेवलप नहीं हो पाएगा। ये इस तरह से कि आप नेट प्रैक्टिस कितनी भी कर लें, जब ग्राउंड में जाते हैं ना, जब बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और आप परफॉर्म करने की बात आती है तो वो एक अलग आ जाता है ना। आपको बॉल वही फेस करनी है, लेकिन ग्राउंड में फेस करना एक अलग बात हो जाती है। तो लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ जरूर जुड़िए। लाइव प्रोजेक्ट्स जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। ओके सर, अपनी लाइफ का कोई एक मोटिवेशनल जो इंसिडेंट है कोई जो आप शेयर कर सकें ताकि इंस्पायर हो सके हमारे स्टूडेंट्स? कोई भी एक इंसिडेंट जो आईटी करियर के अंदर हुआ है आपके साथ? देखिए 2012 के आसपास क्या था कि एक सेंटिनल करके कंपनी हुआ करती थी जो कि हैव्स करके एक हार्डवेयर लॉकिंग सिस्टम बनाती थी जो सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन यूज़ होता था, हार्डवेयर अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये हमने एक स्टॉपनेट करके एक सॉफ्टवेयर था उसमें डिप्लॉय किया था फर्स्ट टाइम। तो हम उसकी टेस्टिंग कर रहे थे, तो हमें उसमें कुछ लूप होल्स मिले, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग किया तो पता चला कि ये तो क्रैक हो रहा है। फिर हमने उस पर थोड़ी और R&D की। फिर हमें लगा कि यार ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है सेफनेट, जो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, हालांकि अभी तो थेल्स ने उसको एक्वायर कर लिया जो फ्रेंच बेस्ड कंपनी है। तो हमने देखा कि इतने अच्छे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर उसमें लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं, डेटा सिक्योर नहीं है या एप्लीकेशंस जो है ब्रेकडाउन हो रही है, तो फिर हमने अपना खुद का प्रोडक्ट को थिंक आउट किया और फिर हमने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। और लास्ट में हमने जब 2016-17 में हमने जॉब छोड़ी तो हमने 2 साल बिगक्रिप्ट सिस्टम से काम किया, जो कि डेटा प्रोटेक्शन प्लस एप्लीकेशन प्रोटेक्शन दोनों ही काम करती हैं। और बस वही था कि आप कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, आपको उसमें कुछ लूप होल्स मिले, आपने उसके बेस पे एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर लिया।
तो आप चीज़ें ये कह के छोड़ सकते हैं कि चीज़ें ख़राब हैं, अच्छी नहीं हैं, लेकिन आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं और खुद की कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। वीक्रिप्ट सिस्टम का मुझे इन्होंने जब बताया था तो बहुत अच्छे, उसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि उसमें जो डेटा इंक्रिप्शन वाला जो सिस्टम है, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो वो ऐसा सिस्टम है कि आपके सिस्टम से कोई भी डेटा चुरा नहीं सकता। अगर वो ले भी गया तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। उसके लिए एक बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज आईटी कंपनीज़ में भी है या अदर इंडस्ट्रीज़ में भी है कि भैया वहाँ का डेटा है वो चोरी हो जाता है कैसे ना कैसे। आज यहाँ कोचिंग स्कूल का डेटा है वो हमारे पास सारा मिल जाता है कि वहाँ कौन सा बच्चा कहाँ पर पढ़ रहा है, उसके क्या स्कोर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे डेटा तो वो लिखवाई है ना, तो वो सारी एक सिक्योरिटी सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप लोगों के पास बेसिक एल्गोरिथम नॉलेज है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे एडोब प्रीमियर का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि शायद एडोब प्रीमियर के बारे में कुछ लोग जानते होंगे। तो प्रोजेक्ट फाइल्स आप बनाते हैं और आपको प्रोजेक्ट फाइल को सेल करना होता है मार्केट में। तो आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट फाइल्स को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि पायरेसी की वजह से वो एक कॉपी सेल होगी, बाकी कॉपीज सब लोगों डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इंटरनेट पे। तो सिस्टम कैसे काम करता है कि अभी क्या है कि आपको एक कोई स्किल्स आती है, आप एक जॉब एक्वायर करते हैं, वहाँ पे आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं, दूसरी कंपनी को कुछ टास्क देती है या कुछ क्लाइंट्स होते हैं, उनके लिए आप वर्क डन करते हैं, वो आगे उसको सप्लाई कर देती हैं और लास्ट में आपको मंथ के एंड में सैलरी मिल जाती है। अभी सिस्टम ऐसे काम करता है। ओके, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल करें तो आपको अगर काम आता है तो आप जॉब छोड़ सकते हैं। पहला तो बड़ा इम्पैक्ट ये है, और डेटा को डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो डेटा फाइल्स जनरेट करता है उसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम के लिए ज़्यादा कुछ करता नहीं है। ज़्यादा वो पासवर्ड प्रोटेक्शन दे देता है। जैसे ऑटोकैड में होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं टेक्निकल, तो आप उसको डिफरेंट पासवर्ड के साथ एल्गोरिथम अप्लाई करके आप सेव कर सकते हैं। जैसे टेली का एग्जांपल लेते हैं, टेली में भी ये सिस्टम होता है कि आप पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हैं फाइल्स के साथ। इशू ये है कि डेटा जो सेव हुआ है वो कोई कॉपी कर लेता है। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो उसको पासवर्ड को क्रैक डाउन कर लेगा। पासवर्ड को क्रैक डाउन करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि कोई भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब कोई सॉफ्टवेयर रिलीज़ करती है तो वो सेम कॉपी सभी के पास जाती है, वो कस्टमाइज़ नहीं होती। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 या 2023-24 जो भी चल रहा है उसमें अगर आप हो तो वो सब जगह पे वही सॉफ्टवेयर चल रहा है। बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि अगर आपने 2007 की फाइल ओपन की है तो पासवर्ड प्रोटेक्शन उसमें लगा हुआ है, तो वो एल्गोरिथम को सपोर्ट करेगा। तो इस केस में क्या है कि वो एक लूप होल आ जाता है कि आपके पास भी वही वर्जन है जो मेरे पास है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो हैकर्स है, क्रैकर्स बोलना सही रहेगा। क्रैकर्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो उस एल्गोरिथम को क्रैक डाउन कर देते हैं और फिर उसका एक सॉल्यूशन इंटरनेट पे आ जाता है $50-100 के अंदर ही। तो यानी कि आपके पास डेटा आप सेफ नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। और सेकंड ये कि उस डेटा फाइल को अगर आप सेल करते हैं मार्केट में तो आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा। तो जिसने फर्स्ट कॉपी खरीदी है वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस वजह से मार्केट कैसे काम करता है कि आप कहीं जॉब करोगे, आपको मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी, जो आपने काम किया वो क्लाइंट को दे दिया जाएगा और क्लाइंट उसके बदले कंपनी को पैसे दे देगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास स्किल सेट है, आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर डेटा को आप हमारे सिस्टम के द्वारा लाइसेंस किया जा सकता है और उसके बाद उसको सेल किया जा सकता है मार्केट के अंदर। उससे क्या होता है कि जिसको वो डेटा चाहिए वो आपको पहले परचेज़ करेगा, लाइसेंस लेगा, और लाइसेंस के बाद ही वो डेटा उस एप्लीकेशन में ओपन होगा। अगर लाइसेंसिंग नहीं है तो डेटा ओपन नहीं होगा, और साथ में अगर कोई डेटा कॉपी करता है तो वो चलेगा नहीं। उसके पीछे की साइंस सिंपल है कि हम हार्ड डिस्क जो होती है उस पर डेटा को जब राइट करते हैं तो हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है। जब CPU के पास डेटा आता है मेमोरी से होते हुए चंक्स के थ्रू या फिर कैश मेमोरी के अंदर जब रजिस्टर पर डेटा पहुंचता है तो हमारा वहाँ एक इंजन काम कर रहा होता है बिहाइंड द उसमें बैकग्राउंड एज ए कह सकते हैं उसे सर्विसेज के बेस पे। वो क्या करता है कि जैसी डेटा जब CPU तक पहुंचता है तो उसे उतना ही डेटा डिकोड करता है। यानी सारी फाइल्स में से जो फ्रेम अभी एग्जीक्यूट होने वाला है से उतना ही डेटा प्रोसेस होगा और बाकी सारा डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड ही रहेगा। तो जैसे ही वो डेटा प्रोसेस खत्म होता है, जब कैश के पास वापस जाता है, फिर वो मेमोरी के पास जाएगा, फिर वो हार्ड डिस्क के पास जाएगा, तो वापस वो चंक ऑफ डेटा जो है वो इनक्रिप्ट हो जाता है। तो उस केस में ना तो मेमोरी में डेटा एक्सेस करता है ओरिजिनल वाला, ना ही हार्ड डिस्क में करता है।
तो उसको वो एनवायरनमेंट रेप्लिका करके ही उसको आप जनरेट करवा सकते हैं। इससे वो डेटा हमेशा सेफ फॉर्मेट रहता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके पास वो डेटा एक्सेस करता है और आपको पासवर्ड पता भी है, तो जब उसकी कॉपी आप लेके जाएंगे पेन ड्राइव में या आप उसको अपलोड कर देंगे मेल के थ्रू या किसी ड्राइव के अंदर, तो वो हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही अपलोड होगा। और जो दूसरे सिस्टम पे आप जब जाके उसको डाउनलोड करके चलाएंगे तो वहाँ पे तो वो डेटा चलेगा नहीं, क्योंकि लाइसेंसिंग सिस्टम आपके पास डिप्लॉय नहीं हुआ हुआ, तो उसको वो चंक्स डिक्रिप्ट होंगे ही नहीं, तो वो डेटा आपके लिए किसी काम का नहीं है। इस बीच अगर कोई हैक करता है तो हैक करके क्या करेगा, वो हैक करके आपके हार्ड डिस्क तक पहुँच जाएगा, वहाँ पे वो डेटा कॉपी कर लेगा और कॉपी करके अपने पास ले जाएगा। इस केस में क्या है कि उसके पास फिर इनक्रिप्टेड डेटा आ गया, तो उसके पास वो रियल टाइम एनवायरनमेंट है नहीं, तो वो डेटा ओपन नहीं होगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी हर तरीके से आपको सेव कर देती है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये डेटा जो डिक्रिप्ट होता है वो होता है रैम और जब प्रोसेस होता है उसके बीच में। CPU रजिस्टर के बाद जब डेटा आता है उस टाइम पे हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं और सिर्फ उतना ही डेटा डिक्रिप्ट करते हैं जो CPU को चाहिए, जिससे वो अंडरस्टैंड कर सके। अगर एक भी बाइट इधर से उधर हो गई तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। ओके। ये कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए थी इस काम को लेकर, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसके पीछे सबसे रियल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। आप ऑटोकैड के साथ काम कर रहे हैं, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट हो गया या फिर एडिटेड टूल्स जो अपने हैं, एडोब प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट या EDS वगैरह है, ये सभी जो प्रोग्राम्स हैं ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू बने हुए हैं। ये कंपोजिशन है डिफरेंट लैंग्वेजेस का और उनके सोर्स को इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो जब डेटा ओपन होता है तो हमें नहीं पता होता कि वो कौन सी एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं और कौन सा सोर्स कोड क्या है उसने लगा रखा। हाँ, और सोर्स कोड भी हमें नहीं मालूम। तो हमें OS के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है। वो कोड तो करीबन 400 लाइन्स का है, लेकिन उसकी एक एक लाइन एक कीवर्ड की वर्थ है। उसको बनाने में करीबन देखें 6 से 7 साल लगे करीबन आपको। क्या बात है। अब 200 लाइन्स का कोड है, 6 से 7 साल लग रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो उस केस में उसको बिहाइंड द सीन ये करना होता है कि लैंग्वेज कोई सी भी यूज़ हो रही हो, उसे OS के साथ इंटरेक्शन करना है और रियल टाइम में उसी टाइम करना है जो मिली सेकेंड्स में होते हैं। और सबसे मुश्किल काम कहते हैं जब पैरेलल प्रोग्रामिंग चल रही होती है। पैरेलल प्रोग्रामिंग का सबसे कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट क्या है कि आप उसको डिबग नहीं कर सकते हैं रियल टाइम में, क्योंकि वो एक साथ मल्टीपल चीज़ें आ रही होती, तो लगातार रजिस्टर्स की वैल्यू चेंजेस हो रही होती, तो हमें नहीं पता होता कि ये वैल्यू चेंज होगी कि किस सब टास्क के हिसाब से चेंज हो रही है, थ्रेड्स के हिसाब से चेंज हो रही है। तो उस केस में हमें वो बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है, उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो बिल्कुल सही टाइम पर सही चेंज करें। अगर कुछ थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो क्रैश या सिस्टम रिस्टार्ट, जिसको हम ब्लू स्क्रीन एरर भी बोलते हैं। आपने देखा हो डेथ स्क्रीन, कई बार सिस्टम ब्लू स्क्रीन आप पे रिस्टार्ट हो जाता है, स्क्रीन आ जाती है। तो वो हमने बहुत फेस की है, 1000 ऑफ टाइम्स हमने फेसेस की हुई है। ओके। उससे तो सिस्टम रिस्टार्ट हो गया। 6-7 साल में एक बड़ी जर्नी रही होगी। वो बहुत 1000 ऑफ टाइम आपको क्रैश हुआ सिस्टम, तो ये समझ सकता हूँ कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा आपके लिए। एक्चुअली जॉब करने के बाद शाम को आओ, उसके बाद तो आराम करके फिर दोबारा कोडिंग शुरू करो और फिर उसी माइंडसेट में रहो। तो क्योंकि हमें सभी एप्लीकेशंस को एक ही तरीके से हैंडल करना था। भाई सभी एप्लीकेशन अलग अलग हैं, कोई विजुअल बेसिक में बनी है, कोई किसी और चीज़ में बनी हुई है, तो और हमें उसका सोर्स कोड भी नहीं पता सबसे। तो अगर अपन बात करें कि एक चीज़ मानी जाती है कि IT वाले पर्सन की सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। हाँ, ये बात तो सही है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। ओके। तो बाकी जॉब के अंदर ये चीज़ नहीं है कि वहाँ पर आपकी सोशल लाइफ बच जाती है, बट यहाँ पर कोड करो फिर कोड करो, वो एक अपने कोड भी चलता है, ईट कोड जो भी है, बट वो एक सिस्टम वही साइकिल चला रहता है। अभी वर्क फ्रॉम होम ने और चीज़ें बिगाड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब ये कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप 24 आवर्स के लिए जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये देखते हैं कि अगर इनके पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम है तो थोड़ा काम और बढ़ा देते हैं। तो या आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं तब तो आप अपना काम टाइम पे कंप्लीट करके फ्री हो सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट कोशिश करता है कि आपको उगलने की तरह के जितनी बार भी डालो कुछ ना कुछ तो सर हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। हम लोग 6 बजे बाद में किसी को परेशान नहीं करते। अच्छी बात है। नहीं, हमें तो कई बार मिडनाइट तक भी हो जाती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब खासकर रिलीज जब होती थी तो एक बहुत प्रेशर। मुझे लगता है कि कोडिंग एक तरीके का एक नशा है। अगर आप जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना अपन, उसी तरीके से इसमें चलते जाते हैं जब तक कुछ बग्स आते हैं तो वो देखते हैं कि यार भाई साहब इसको अभी के अभी सोल्व करना है। हाँ, तो ये एक मैथ्स के क्वेश्चंस की तरह देखता हूँ मैं तो। देखिए, कोडिंग अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप मत जाइएगा, ये सीधा फैक्ट है।
आप पहले देखिए कि कोडिंग में आपको मज़ा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, आप छोड़ दीजिए। क्योंकि वो अगर आप उसको एज ए इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करोगे तो वो आपको हमेशा परेशान करेगा। और स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड और रीजनिंग नहीं है आपके पास तो फिर आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। तभी क्या होता है, जब भी कोई भी स्टूडेंट आता है तो मैं पहले ये पूछता हूँ, भाई तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, आईटी बैकग्राउंड से है या उसका अगर 12th में भी मैथ्स है, उसकी लॉजिकल एबिलिटी कैसी है, ये इंटरेस्टेड है कि नहीं है। मैं उसको सजेस्ट ही नहीं करता, मैं बोलता हूँ भैया और बहुत सारी फील्ड पड़ी है उसके अंदर चला। तुम्हारा अगर फिर भी ज़बरदस्ती करके कर रहा है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का। बट हम वो चीज़ पहले ही उसको काउंसलिंग के दौरान ही डिवाइड कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको पता चल जाएगा आप बात करते हुए कि आपने 1 घंटे बात की किसी से फ्री ऑफ माइंड सेट से, वो आपके साथ ही पढ़ता है या आपके साथ ही इंस्टीट्यूट जाता है, किस टॉपिक पे बात की, उस टॉपिक पे आपने डेप्थ में बात करी या नहीं करी। अगर उसमें वो चीज़ें नहीं आ रही हैं इसका मतलब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप उसको उसी टाइम छोड़ सकते हैं। क्योंकि हम जब कोडिंग से डिस्कस करते थे तो कई घंटे निकल जाते थे, हमें पता नहीं चलता। ये चीज़ हमें ग्रेजुएशन में भी थी, हमारे साथ फ्रेंड सर्कल था, तो हमने देखा कि हम 90% तो इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक वो नेचुरल एबिलिटी होती है कि अगर आपको करना है तो आपको कम्युनिकेशन में दिख जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं और किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसमें तो कोडिंग में तो डेप्थ के बगैर तो हुआ नहीं कुछ। यहाँ लोकल लेवल में मैंने एक चीज़ और देखी है कि भैया मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है, मैं भी उसके साथ चला जाता हूँ। उसको पता ही नहीं है कि कोडिंग क्या है क्या नहीं, मतलब उसका इंटरेस्टेड नहीं है तो वो दोस्त के चक्कर में चला जाता है। देखिए अगर सच में 2002 से हमने शुरू किया था जब कॉलेज में गए थे और आज भी है, अगर आप 6, 7, 8 घंटे जो है सिस्टम के सामने नहीं है रेगुलर बेसिस पे तो आपको कोडिंग नहीं आ पाएगी। तो आप कितने साल हो गए, 2002 से गिन लीजिए आप कितने साल हो गए। तो मेरे को लगता नहीं शायद कोई एक आधा एक्सेप्शनली कोई डे होता अलग बात है, वरना 5-6 घंटे तो मिनिमम है एटलीस्ट। तो वो कोड डेली 5-6 घंटे कोड करना है, नहीं तो नींद नहीं आती। वो आपका इंटरेस्ट एरिया होगा, आपने 100 ऑफ एप्लीकेशंस पे आपने काम किया, आपको मालूम है। हमने बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस पे भी वर्कआउट किया हुआ है, तो वो एक बहुत टाइम चाहिए होता है उसमें। टफ जर्नी रही है। अब तो स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो गया है, वो क्या करते हैं सीधा अपना ChatGPT वाला प्रॉम्प्ट खोला और वहाँ जाके टाइप कर दिया और वो कोड बन के आ गया। वो कोड लिख भी देगा और आप उस कोड को यूज़ भी कर लेंगे, वो चल भी जाएगा। लेकिन कोड नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगी तो आप बड़े टास्क में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी। तो उसका इस्तेमाल जैसे कैलकुलेटर है, क्या बच्चे को आपने कहा कि कैलकुलेशन करनी है तो उसने 2+2 4 निकाला, फिर उसने कैलकुलेटर यूज़ कर लिया, उसने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर ली, तो उसको लगा कि मुझे आती हैं, लेकिन आप चाहोगे कि वो उसका इस्तेमाल स्टार्टिंग में ना करें। और देखा जाए तो AI को एज ए टूल यूज़ करें तो वो हेल्पफुल है, अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए तो वो आपको खा जाएगा। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपके माइंडसेट को डेवलप ही नहीं होने देगा। अभी हमारे साथ कई बार होता है, अब हम लोग इतने आलसी हो गए हैं कि अच्छा ये टास्क हो गया, ये तो हमें आता है, हम इसको राइट करते हैं कोड को, फंक्शन चाहिए बीच में कोई, ठीक है, हम क्या करते हैं ChatGPT ओपन करके बोलते हैं कि उसको ये फंक्शन बना दो, उसने बना दिया, हमने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। अब हमने सही प्रॉम्प्ट नहीं डाला तो कुछ ना कुछ लॉजिकल एरर होगी। आपने पेस्ट कर दिया, चला के देखा तो सिंपल स्टेट में चल गया, इट्स ओके, डन है। बाद में बग्स बाद में आएंगे कि यार ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया में तो काम ही नहीं कर रहा। अब वो बग्स फिर सॉल्व होंगे नहीं, फिर हम हमारी आदत हो गई है कि दोबारा पेस्ट कर देंगे, फिर वो हमें एक रेस्पॉन्स देगा, हम उसको पेस्ट कर देंगे, फिर हम चला के देख लेंगे। अब हम उसे क्या दे रहे हैं, नीचे एरर आ रही है कंपाइलर पे, हम उसको कंपाइलर की एरर भी पेस्ट कर देते हैं, वो रेस्पॉन्स भी कर देता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि हम पढ़ना बंद कर देंगे कि वो हमें क्या जवाब दे रहा है। यानी आपके पास 2 स्क्रीन खुली हुई है, एक में कंपाइलर है, कोड पेस्ट किया, कंपाइलेशन किया, नीचे एरर आया, आपने एरर कॉपी पेस्ट की, उसको बोला कि ये एरर आ रही है, वो फिर आपको दोबारा कोड देगा, फिर आप उसको दोबारा पेस्ट कर देंगे और फिर बताएंगे एरर खत्म हो गई, ठीक है आगे चलते हैं। यानी नो लर्निंग, आपने कुछ नहीं सीखा आपसे। अगर आप इस माइंडसेट से स्टार्ट कर दें तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो। हालांकि हमारे पास एक्सपीरियंस रहा है इसलिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की स्टार्ट में दिक्कत होगी। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अपन रैपिड फायर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि अभी आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और किन के लिए काम कर रहे हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दीजिए। देखिए अभी जो खुद के 2 इन हाउस प्रोजेक्ट्स हैं, फाउंडर ऑफ विक्टिप सिस्टम एंड onlinephotofair.com, दोनों ही एप्लीकेशन जो हैं वो आपको डेटा को रीडिस्ट्रीब्यूट करने, लाइसेंसिंग के साथ सेलिंग करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। एक और मैं को फाउंडर हूँ ग्रैंडेम कंपनी का, जो नॉर्वे बेस्ड कंपनी है और वो सिमुलेटर बनाती है जिसमें हम पार्टिकल्स और केमिकल्स को सिमुलेट करते हैं कंप्यूटर के अंदर।
जस्ट लाइक हम एक डमी सिमुलेटर बनाया हुआ है कि अगर पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है डिफरेंट प्रेशर पे या फिर हीट पे या फिर डायरेक्शन के साथ, या एयर फ्लो हो गया, ये वाटर वेपर्स हो गए, जब उनकी कंपोजिशन चलेंगे तो रिएक्शंस क्या होंगी और क्या आउटपुट रिजल्ट निकल के आएगा। इससे क्या होता है कि वो जो रियल सिमुलेटर चलाते हैं तो उसमें काफ़ी एनर्जी लगती है, और उसमें मेटेरियल पे भी बहुत पैसा खर्च होता है। ये नॉर्वे बेस्ड कंपनी है, एक ग्रेट नेम का उसके साथ टाई अप है। ओके। तो वो केमिकल बेस्ड कंपनी है और वहाँ 15% शेयर होल्डिंग भी है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है और वो उसमें पाइथन का यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसमें एआई प्रोग्रामिंग भी यूज़ होगी कि कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो बगैर सिमुलेट किए हुए भी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली, जो एआई के पास वो नॉलेज है। ओके। कि आप ये 4 कॉम्बिनेशन अगर इंसर्ट करते हैं और आपके पास एनवायरनमेंट कंडीशन ये हैं बाकी फैक्टर्स के साथ, तो उस केस में आपके पास रिजल्ट यही आने वाला है। तो वो पार्ट सिमुलेट नहीं होता, तो वो उसका रिजल्ट डायरेक्टली आता है। उसको 1 सेकेंड चलाने के लिए कम से कम अगर हम i7 प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो 2 से ढाई दिन का टाइम लगता है, तब वो 1 सेकेंड को सिमुलेट कर पाता है। क्योंकि पैरेलल प्रोग्रामिंग है, अब पैरेललिज्म का यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि वो और इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आपको कितना टाइम? 2 साल करीब। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। बट सर आजकल रील्स के ज़माने में लोग देखते हैं कि कैरियर भी हाथों हाथ बन जाए, 2-4 महीने में सब कोर्स भी हो जाए, उसको टेक्नोलॉजी भी आ जाए, उसको जॉब भी मिल जाए, वो पैसा भी कमा ले, रातों रात करोड़पति होने की कगार में लगे रहते हैं। देखो रील्स देखते देखते आपको लगने लगा कि 2-3 मिनट में सब चीज़ें हो जाती हैं, तो वो ऐसा नहीं है। अब प्रैक्टिकली क्या है कि आपको एक कुछ लोगों ने पैसा कमाया शॉर्टकट में भी, लेकिन हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपनी स्किल सेट्स में टाइम लगाना होगा और उसमें टाइम लगेगा, आपको कई साल लग जाएंगे बिल्डअप करने में। ओके सर, नाउ अपन रैपिड फायर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपका कोई ऐसा आईटी गुरु जिससे आप खुद इंस्पायर हुए? हाँ, बिल गेट्स के लिए कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ओएस डेवलप किया है, जब हम ये वाला प्रोजेक्ट कर रहे थे कौन सा विक्रिप्ट वाला, तब हमने देखा कि उन्होंने कितनी एडवांस प्रोग्रामिंग की हुई है ओएस के अंदर। जो थ्रेड्स या पैरेललिज्म जो बनाया गया है, वो सचमुच एक ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत मुश्किल काम है, उसको ऐसे नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ओके। और फर्स्ट उसका जो बिल्ड आया था उसको कितना टाइम लगा था फर्स्ट विंडो का? बिल गेट्स ने ही हाँ 90s में स्टार्ट किया था ना, 88 91 में शायद मेरे साथ विंडोज़ 95 आया था। फिर उससे पहले मुझे 95 तो याद है, उसके बाद में याद नहीं। 90 विंडोज़ 98 थी, उसके बाद फिर 2000 फिर मिलेनियम आया, फिर NT आया, फिर XP आया, उसके बाद विंडोज़ 7 आई, फिर 10 आई, और फिर अब तो 11 चली रही है। सर अगर आपको एक दिन के लिए गूगल का CEO बनाया जाए तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे? उसमें तो 2 ही काम इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले उनकी जो मोनोपोली है, हाँ। खास करके एडसेंस पे भी मोनोपोली है कि भाई आपने सिस्टम ऐसा बनाया कि सारे एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू उन्हीं के पास जाता है, तो वो गलत है कि उससे नई कंपनीज डेवलप नहीं हो पाती। और दूसरा ये आजकल चल रहा है स्मार्ट टीवीज़ के अंदर एंड्रॉयड भी वहीं इंस्टॉल होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसका होम पेज जो है वो सारा उन्हीं के हाथ में है, तो जो भी ऐड डालना है वो डाल सकते हैं उसके अंदर। तो उससे क्या होता है कि एक वेल इस्टेब्लिश प्लेयर आपको कहीं पर भी आने ही नहीं देता, ये बड़ा मुश्किल है। इससे नई कंपनी ग्रो नहीं कर पाती। आप अगर कुछ बनाते हैं तो आपको एक्वायर कर लेंगे, पैसा काफ़ी है, आपको लगेगा इतना काम किया, पैसे मिल गए, काम ख़त्म है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो नई कंपनीज नहीं आएंगी तो उनकी मोनोपोली चलती रहेगी, तो वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, तो उसमें कंपटीशन नहीं आएगा। कंपटीशन नहीं आएगा तो आपको फिर चीज़ें बेटर होती नज़र नहीं आएंगी। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप दूसरे को खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। वो दोनों चीज़ें, उसके ऊपर आप लगाम लगाएंगे। हाँ ये बड़ा है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन नहीं होगा ना तो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। फिर आपको एक अधिकार हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार जो भी करना है मुझे ही करना है, बाकी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर सर आप ऐसा कोई टूल है जिसका आप दिन के अंदर एक बार तो यूज़ करते हैं? अब तो वो ChatGPT है। अब तो ये हो गया कि ऐसे भी लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो उसके बगैर तो आपको एक दिन में चलना ही पड़ेगा एटलीस्ट, कम से कम। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अब आदत हो गई, पहले वो ओपन होता है, बाद में कंपाइलर चालू होता है। अगर सर आप 18 साल के होते तो सबसे पहले क्या सीखना चाहते? आज अगर आप 18 साल के होते तो आप सबसे पहले क्या सीखना चाहते? इतने साल एक्सपीरियंस के बाद में ये हो जाता है कि यार भाई साहब वो चीज़ छूट गई। जैसे मैं कई बार वो होता हूँ कि यार मेरी स्टार्टिंग इस हिसाब से होती तो आज मैं कहीं ना कहीं एक अलग जगह पे होता।
अभी अगर आप यंग होता आपके लोगों की तरह तो उसमें ये रहता कि अगर मैं कोडिंग की साइड जा रहा हूँ तो मैं अपनी मैथमेटिक्स और रीजनिंग को और ज़्यादा कैपेबल करता उस टाइम पे, जिससे एक कॉम्प्लेक्स टास्क को किया जा सके। उसके बाद मैं कोडिंग सीखता और इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए होते जो मुझे लर्न करवा सकें और उन्हें वो नॉलेज हो और वो मुझे मोटिवेट भी करते रहें। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी जो भी आप कोर काम कर रहे हो उसमें आप अपना 100% दो और वो श्योर है कि उसमें टाइम लगेगा। कोई भी आप बहुत कम टाइम पीरियड में आप कुछ कर जाओगे, इसकी संभावना काफ़ी कम है। ओके सर, लास्ट आप कोई स्टूडेंट को टिप देना चाहें जो अपना करियर बना सकते हैं या आपके साथ जुड़ के या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी? हाँ देखिए, जैसे मैंने बताया onlinephotofy.com जो है उसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स जो आप बना रहे हैं उन्हें आप अपलोड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। उससे रेवेन्यू शेयर किया जा सकता है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, एप्लीकेशंस में, चाहे वो एडिटिंग के फील्ड में हो, चाहे फोटोग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो कैड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। ये वो प्लेटफॉर्म सबको सपोर्ट करता है। तो उसमें आप लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और वो उन्हें रियल टाइम पे बेच भी सकते हैं। ओके, उसमें कुछ रेवेन्यू शेयर भी रहेगा? हाँ, उसमें रेवेन्यू शेयर हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करेंगे तब तक आपको सीखना मुश्किल होगा। ओके, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। कल परसों बात हो रही थी तब आप नोएडा थे कि यार यहाँ से कैसे कैसे मैं आ पाऊँ, तो फिर एक रिक्वेस्ट पे सर वहाँ से अपने यहाँ पर आ पाए। तो हमारे लिए बड़ी बात है आपने इतना कीमती समय निकाला, क्योंकि एक कोडर के लिए मैं जान सकता हूँ घंटे 2 घंटे एक दिन देना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। और नहीं, अच्छा है कि अगर बच्चों को कुछ हेल्प मिली हो तो ये एक अच्छी बात है। इसमें ये टाइम वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ नॉलेज ट्रांसफ़र हुई होगी।